हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित के क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। दोस्तों, क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुए पिछली परीक्षाओं में और आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आती रहेगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। पहला सवाल है दोस्तों, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन कितना है? 285 रुपये है। यदि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वेतन कितना? 355 रुपये हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन कितना होगा? अब दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन को मैं दो लाइन में ही कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मेरे को इस क्वेश्चन को आपको समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पर कुछ लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री में 15 मजदूर काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें 15 मजदूर क्या करते हैं? काम करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है? औसत मासिक वेतन बता दिया, मतलब औसत आपको पता होगा। अगर किसी वेतन को ओवरऑल जितना टोटल उनका वेतन होता है उसमें मजदूरों की संख्या से अगर भाग दे दे, अगर 15 मजदूर है तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका औसत मासिक वेतन, जो कितना मिला दोस्तों? 285 रुपये। अब ये ओवरऑल वेतन कितना था, तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे, 15 मजदूरों का वेतन। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर दिया जाए, तो अब मजदूर और प्रबंधक कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों इसमें व्यक्ति हो जाएंगे 16 व्यक्ति, प्रबंधक और 15 मजदूर। अब इनका मासिक वेतन कितना हो गया दोस्तों? तो इनका हो गया 355 रुपये। तो उसमें बोला है कि मजदूरों को छोड़ के प्रबंधक का वेतन कितना होगा, प्रबंधक का जो वेतन है वो कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों जैसे 15 मजदूरों का वेतन कितना है? 285 रुपये। तो अब इन 15 मजदूरों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? कुल वेतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 15 को डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे इसे 285 से। तो इससे क्या होगा दोस्तों? कुल वेतन आ जाएगा, मतलब 15 मजदूरों को कितनी तनख्वाह मिली या कितनी पगार मिली, तो ये 15 इससे गुणा हो जाएगा किससे? औसत वेतन से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा 15, 15 5 75, ये दोस्तों 75 और ये, तो दोस्तों ये आ रहे 4275। मतलब 15 मजदूरों को कुल कितनी पगार मिली ओवरऑल मिला के? तो उनको मिली 4275 रुपये। अब दोस्तों क्या कह रहा है? यदि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 355 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? 355 रुपये। अब प्रबंधक और मजदूरों को मिला के व्यक्ति कितने हो रहे हैं? तो व्यक्ति हो रहे कुल 16 हो रहे। 15 मजदूर एक प्रबंधक हो गया, तो दोस्तों कितने हो गए? ये 16 हो गए। अब इनका औसत वेतन कितना है? तो इसको गुणा करूंगा 355 से। क्या करूंगा दोस्तों? 355। तो अब कुल पगार कितना आ रहा है दोस्तों? कुल पगार अब कितना बढ़ रहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 जगह 0 7 80, 16 5 80, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5680 रुपये, 5680 रुपये। दोस्तों गुणा करने में अगर 10-20 नंबर आगे पीछे हो जाए तो उस पर ध्यान मत देना। तो कितने हो रहे? ये हो रहे 1680 रुपये हो रहे। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? 1680 में से हमें घटा देंगे, क्या घटा देंगे? 5680। क्या करना है दोस्तों? 5680 में से 4275 हम घटा देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों? मजदूरों का वेतन एक साइड और प्रबंधक का वेतन एक साइड। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये मैंने लिख दिया 5680, 5680 माइनस 4275। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसको घटाना है। तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5, एक बदल आएगा 0, फिर आ जाएगा दोस्तों इसे 14, 4 1, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1405 रुपये। तो दोस्तों सवाल में क्या बोला था कि प्रबंधक का वेतन कितना होगा? तो दोस्तों प्रबंधक का वेतन हो जाएगा 1405 रुपये। अगर हमें बोले कि मजदूरों का वेतन कितना होगा, अगर दोस्तों सवाल से बिजना बोल देते कि मजदूरों का कुल वेतन कितना होगा, तो हमें इतनी माथापच्ची करनी नहीं पड़ती और क्या करना पड़ता?
15 को इससे गुणा कर देते, 285 थे तो 15 मजदूरों का कुल वेतन कितना आ जाता, 4275 रुपये आ जाता। हमने क्या करा दोस्तों, मजदूरों का वेतन, औसत वेतन को मजदूरों की संख्या से गुणा कर दिया तो इनका कुल वेतन आ गया, और प्रबंधक को भी जोड़कर फिर हमने 16 × 355 कर दिया तो कुल 16 का वेतन आ गया, कितना आया 5680। अब 5680 में से हमने 4275 घटा दिया तो कितना है 1405। तो दोस्तों इसमें से देखना है 1405 किस में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरीका ये था इस सवाल को। अब अगर कह दो कि नहीं हमें इसको फॉर्मूला बेस से करना है, तो दोस्तों अब क्या करना है, जैसे प्रबंधक का क्या निकालना का वेतन, अगर प्रबंधक का वेतन पूछा है तो इस प्रबंधक का वेतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया औसत कितना हो रहा है, नया औसत, नया औसत कितना हो रहा है दोस्तों 355 हो रहा है, प्लस कुल हो जाएगा मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो मजदूरों की संख्या 15 है, और ये गुणा हो जाएगा किससे, औसत वृद्धि, कुल औसत कितनी वृद्धि हो रही है, औसत कितना इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा फॉर्मूला बेस पे, अगर हमें फॉर्मूला से करना है। नया औसत कितना है दोस्तों, तो नया औसत है 355, कितना है दोस्तों 355 नया औसत है, ठीक है। ये दे रखा है नया औसत, ये 355 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखना है दोस्तों, मजदूरों की संख्या कितनी है, क्या है मजदूरों की संख्या कितनी है, तो फैक्ट्री में 15 मजदूर है, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने दोस्तों ये 15। अब आया औसत में वृद्धि कितनी हो रही, क्या हो रही दोस्तों औसत में वृद्धि, पहले कितनी थी 285, अब कितनी होगी 355, तो कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, याद आएगा 15 और 55 कितने हो जाएंगे, ये 60 और 70 हो जाएंगे, तो दोस्तों कुल कितना अंतर आ रहा है 70 का अंतर आ रहा है, तो मैंने इसको इंटू के रूप में लिख दिया ये 70। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको कर देना है सोल्व, क्या करना है दोस्तों सोल्व, 15 साथ कितने होते हैं 105 होते हैं, 355 प्लस 115 कितने होते हैं 105 होते हैं ना, 105 और 105 और ये बच गया एक जीरो। अब कितने हो रहे दोस्तों 355 और ये हो रहे दोस्तों 1405। तो भी हमारा फॉर्मूला बेस पे आंसर एग्जैक्ट आ रहे हैं 1405, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये सवाल आपको समझ आया तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ये दोस्तों सवाल नंबर अगला क्या कह रहे दोस्तों, ये है पैसे सिक्के और मूल्य के आधार पर आधारित सवाल। एक बैग है तो उसमें क्या है दोस्तों, जैसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 58 और 54 के सिक्के भरे हुए, तो किस अनुपात में है ये, 2:3:5 के अनुपात में है। और ये कुल सिक्के मिलाकर इनका मूल्य कितना हो रहा है, 228 रुपये कुल उनका मूल्य हो रहा है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं उस बैग में, 50 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 अनुपात है। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन को एक बार कर दिया रीड। जैसे दोस्तों ये एक बैग है, इसमें है एक तो 1 रुपये के सिक्के, एक है 0.50 58 और 0.25 54, ये सिक्कों से भरा हुआ एक बैग है। अब दोस्तों किस अनुपात में है, तो 1 रुपये के सिक्के तो हो जाएंगे 2 अनुपात में, ये हो जाएंगे 3 अनुपात 58 और 54 हो जाएंगे 5। अब ये कुल सिक्के मिला के जिस अनुपात में है ये कितने रुपए हो रहे, तो ये रुपए हो रहे दोस्तों 228 रुपये कुल हो रहे। तो सवाल ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके मूल्यों का योग निकाल देना है। क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दोस्तों, मैं यह लिख देता हूँ, ये 1 रुपये का सिक्का, ये 0.50 का सिक्का और ये 0.25 रुपये का सिक्का। ये किस अनुपात में दोस्तों, 2:3:5 इस अनुपात में है। अब दोस्तों इनके मूल्यों का योग कितना आ रहा है, इनके मूल्यों का योग कितना आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अनुपात में कुल सिक्कों को डिवाइड करके, जैसे दोस्तों ये 2 अनुपात हो गए, ठीक है। अब 1 रुपये के सिक्के कितने होते हैं
एक ही गिना जाएगा, ठीक है। ये दो अनुपात में प्लस, यहाँ प्लस लिख दूंगा क्योंकि हम योग कर रहे हैं। और ये 98 के सिक्के कितने हैं, ये इसका अनुपात है 3। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2। हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का कितना होता है, 1 होता है। तो 98 का सिक्का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 98 के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अगला अनुपात किसका है, 5 का। ये हो गया 54 का। 54 का सिक्का का अनुपात है 5। अब दोस्तों 1 रुपये में 54 कितनी होती है, तो कितनी होती है, कुल 4 54 होती है या नहीं होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे इनको सबको रुपये में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या रुपये में ही दी हुई है और रुपये से ही क्वेश्चन सोल्व होता है। अब दोस्तों इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 1 2 और 4, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 4। या मैंने लिख दिया दोस्तों इसका लघुत्तम 4। ये 4 के पहाड़े में 4 एक कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। फिर 4 किससे गुना होगा, 2 से। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 8। 8 आ गया दोस्तों। अब 2 2 के 4 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 किससे गुना हो जाएगा, 3 से। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 6। ये लिख दिया मैंने प्लस। ओके दोस्तों, फिर 4 4 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और फिर 4 किससे गुना होगा, 1 से। 1 बार गुना होगा 5 से, कितना हो जाएगा, 5 से कम 5। तो दोस्तों 8 6 और 5, एक बार इसको दोस्तों मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ। 8 6 और 5 को, 8 प्लस 6 प्लस 5, इसका एलसीएम कितना था दोस्तों, तो इसका एलसीएम था 4। तो दोस्तों ये कितना हो रहा है कुल, ये हो रहा है 19 भाजक 4 हो रहा है। अब दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। हमें डिवाइड करना है, 4 चौक 16। फिर कितने बचेंगे, 16 और 3 बचेंगे दोस्तों। तो फिर इसके बाद हम पूरे तरीके से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4.75। अब दोस्तों कुल कितना आ रहा है, 4.75। अब दोस्तों हमें सवाल में पूछा क्या है, तो उस बैग में 50 पैसों के सिक्के कितने हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि उस बैग में ये बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की हमें क्या निकालना है दोस्तों, संख्या निकालनी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो दोस्तों अब ये जो 4.75 आए, तो इसको डिवाइड करेंगे 228 से। क्या करेंगे दोस्तों, 228 डिवाइड बाई 4.75। अब 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है दोस्तों, तो इसका अनुपात है 3, इसलिए हम इसको कर देंगे। अब ये हमने कर दिया 3। अब दोस्तों अगर हम इसको जैसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, एक बार मैं रफ पे निकाल देता हूँ दोस्तों, मोबाइल पे निकाल लेता हूँ रफ में, क्योंकि अभी मैं यहाँ सोल्व करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 144। तो दोस्तों 144 इसका कुल आंसर आ रहा है। मतलब 50 पैसों के जो सिक्के होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो उनकी संख्या हो जाएगी 144। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सवाल भी आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक कक्षा 11th में 2 सेक्शन है, ए तथा बी। सॉरी दोस्तों 9, कक्षा 9 के 2 सेक्शन है, ए तथा बी। ये वार्षिक परीक्षा के गणित के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 74 है। उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 77.5 है, तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 70 है। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। सेक्शन क्या पूछा है दोस्तों, सेक्शन ए और बी में छात्रों की संख्या क्या क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। यहाँ दोस्तों छात्रों की कुल संख्या नहीं पूछी है, क्योंकि अनुपात ही पूछा है। और संख्या दोस्तों ज्ञात कर भी नहीं सकते, क्योंकि सारे आंकड़े औसत में दिए हुए हैं। कोई हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए हो गए हैं
कि कुल क्लास की संख्या इतनी है, तो हम उसकी संख्या निकाल भी नहीं सकेंगे, हम सिर्फ अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, एक क्लास है 9, इसके 2 सेक्शन है। क्या है, 2 सेक्शन, एक हो गया ए और एक हो गया बी। दोस्तों ये बोल रहा है ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 74 है। मतलब दोनों सेक्शनों का औसत कितना है, 74 है। और दोस्तों यहाँ पूछे ए के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 77.4 है। तो दोस्तों ये लिख देता हूँ 77.5, ये ए के नीचे। और बी के प्राप्तांकों का औसत कितना है दोस्तों, 70 है, ये हो गया 70। और दोस्तों ए और बी दोनों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, तो ये हो गया दोस्तों 74। तो ये 74 में लिख देता हूँ दोस्तों ये दोस्तों क्या है, ये एक मिश्रण का नियम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्रण के नियम से हमें करना पड़ेगा 74 में से 70 को माइनस करना पड़ेगा, 74 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4। 74 में से 70 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, 77 में से 77.5 में से हमें घटाना है 74। 77.5 में से हमें घटाना है 74। तो 77 और 74 में कितना अंतर है, 3, और एक ये हो जाएगा 0.5। ओके दोस्तों, तो अनुपात कितना आ रहा है, 4:3.5। अब दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं कि इस कोई अनुपात दिया हुआ है क्या 4 और 3.5 का। तो दोस्तों नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, दोनों को 10 से गुणा कर देना है, क्योंकि पॉइंट में नहीं दी हुई संख्या। तो ये हो जाएगा दोस्तों 40, और ये 10 से गुणा होकर ये हो जाएगा, इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 35। 3.5 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 35। अब दोस्तों ये 5 के पाड़े से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 40 जाएगा, 8 पंजे 40, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो दोस्तों 8:7 हमारा आंसर आ रहा है। तो दोस्तों 8:7 इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 8:7। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों मिश्रण का, एलिगेशन का सवाल है अगला। क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना आंसर निकालिए रफ कॉपी पर और कमेंट करके अपना जवाब दीजिए। ओके दोस्तों, अगर आपको ये आंसर आता है इसका तो कमेंट करके हमें रफ में कमेंट करिए और आंसर दीजिए हमें। क्या है दोस्तों, 20 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, उसमें ये मान लो दोस्तों एक समझाने के लिए, ये दूध और पानी है, ठीक है, दूध और पानी तो मिक्स होता ही है। तो ये कितना है, 20 लीटर है, कितना है दोस्तों, 20 लीटर। अब दोस्तों इसमें बोल रहा है पानी और दूध का अनुपात कितना है, तो इसमें दूध तो हो जाएगा 3 और पानी हो जाएगा 1 तो दोस्तों दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। अब बोल रहे दोस्तों इसका 4:1 करना है, हमें क्या करना है, 4:1। तो दोस्तों इसे एक बात ध्यान रखिएगा कि पानी तो उतना ही रह रहा है, तो इसकी मात्रा कितनी बढ़ रही, कितनी बढ़ रही, 1 बढ़ रही। ये दोस्तों अभी इस चीज़ को आप छोड़िए, पहले ये देखिए अगर 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, तो इसमें दूध तो हो जाएगा 15 और पानी कितना हो जाएगा, 5 लीटर। अब दोस्तों ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो दोस्तों एक नॉर्मल गणित है, जैसे ये 3:1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यहाँ मैंने इसमें से लिख दिया 4। ये 4 कितनी बार डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5 बार। अब 5 × 3 दूध का कुल मात्रा आ जाएगी 15 लीटर, कुल है 20 लीटर। अगर दूध 15 लीटर तो पानी कितना हो जाएगा, पानी ऑटोमेटिक 5 लीटर हो ही रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 लीटर। अब दोस्तों
एक हम इसको ऐसे सोल्व कर दें कि माना हम x मात्रा मिला रहे हैं। दूध कितना है अभी 15 लीटर और पानी कितना है 5 लीटर। अब हमें ये अनुपात कितना करना है, अनुपात हमें करना है 4:1 करना है और मिला क्या रहा है, इसमें दूध ही मिला रहे हैं। तो माना हम इसको x लीटर और मिला रहे हैं। क्या दोस्तों, दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाए। ये हमने 1:4 लिख दिया। माना दूध को हम कितना मिला रहे हैं, x मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं दोस्तों, x मिला रहे हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ये 15 प्लस x इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 15 प्लस x, ये आएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा 4×5 = 20। ये है कि दोस्तों 4×5 = 20। x की वैल्यू निकालेंगे तो x 15 उधर जाएगा तो 20 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 लीटर। तो हमें कितना दूध और मिलाना चाहिए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 लीटर दूध हमें और मिलाना चाहिए, जिससे कि इसका अनुपात 4:1 हो जाए। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, 20 मीटर की किसी दौड़ में, 20 मीटर की एक दौड़ है, उसमें बी ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 20 मीटर प्रस्थान रियायत दे सकता है। उसी दौड़ में सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकेगा। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे एक दौड़ है जो कि हमें 200 मीटर में दौड़ना है, मतलब ए बी और सी 200 मीटर की दौड़ में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, बी ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है, मतलब बी जो है वो ए को हरा देता है 10 मीटर से। मतलब बी 20 मीटर पहुंच रहा है तो ये 10 मीटर से इसको हरा रहा है, तो ए कितना पहुंच रहा है 190 मीटर। अब दोस्तों अगली लाइन कह रहा है, सी जो है बी को 20 मीटर प्रस्थान रियायत दे सकता है। सी बी को प्रस्थान रियायत दे सकता है, तो सी कितना दौड़ेगा दोस्तों, अगर बी 200 दौड़ रहा है, यहाँ पर भी बी कॉमन है दोनों में, देखो यहाँ पे भी बी और यहाँ पर भी बी, बी कितना दौड़ रहा है 200, तो ए दौड़ेगा 190 और सी बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। तो जब बी 180 दौड़ेगा, ओके दोस्तों, यहाँ पर सी इसको हरा रहा है बी को। अगर हम बी को मान लें अगर 180 मीटर बी दौड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ए कितना दौड़ेगा, अगर बी 180 दौड़ रहा है तो उस कंडीशन में ए कितना दौड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 190 डिवाइड बाई 200 इंटू 180। ओके दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0 कट गई, ये कट जाएगा दोस्तों 9 बार, तो ये आ जाएगा दोस्तों 177। अगर दोस्तों जब बी 180 दौड़ेगा तो ए कितना दौड़ेगा 171। पहले बी अगर 200 दौड़ रहा था तो ए कितना दौड़ रहा था 190, और अब अगर बी 180 दौड़ रहा है तो ए कितना दौड़ेगा 171 दौड़ेगा। तो अब दोस्तों सवाल में क्या पूछा है, उसी दौड़ में सी ए को कितनी रियायत दे सकता है, मतलब कितने मीटर से हरा सकता है। तो दोस्तों सी के द्वारा ए को दिया गया कुल प्रस्थान रियायत कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 200 में से, क्योंकि सी तो 200 ही दौड़ रहा है, अगर हम पहले हमने क्या करा था बी को 200 माना था, अब हम सी को 200 मान रहे हैं, अगर तो सी 200 में से हम कितना घटाएंगे 171, तो सी कितना दे पाएगा दोस्तों, ये दे पाएगा 29 मीटर। मतलब अगर सी 200 मीटर दौड़ रहा है तो ए कितना दौड़ेगा 171 मीटर। तो दोस्तों कितने मीटर से हरा देगा, ये 29 मीटर से हरा देगा ए को। कौन हराएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा ऑप्शन 29 मीटर। ओके दोस्तों, ये सवाल आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके हमें जवाब दीजिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों,
एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। ओके दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एक रेलगाड़ी है वो दी हुई है, उसकी स्पीड दी हुई है कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक प्लेटफॉर्म को वो करती है 40 सेकंड में पार। 40 सेकंड में क्या करे दोस्तों, पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी है 54 किलोमीटर प्रति हॉवर। तो हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 इंटू 5/18, ये 3 बार कट जाएगा दोस्तों इससे, और ये हो जाएगा 3×5 = 15। तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड। मतलब रेलगाड़ी 1 सेकंड में कितना चल रही है, 15 मीटर पर सेकंड। या दोस्तों ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दोस्तों 40 सेकंड में रेलगाड़ी कितना चलेगी, दोस्तों 40 सेकंड में रेलगाड़ी कितना चलेगी, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 15, 15 चौके 60 और एक 0। तो कितना चलेगी दोस्तों, 40 सेकंड में रेलगाड़ी चलेगी 600 मीटर। अब रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों एक आ जाएगा, कुल दूरी कितनी है, कुल चल कितनी है, 600 चल रही है। तो अब रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो एक हो जाएगा दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई और एक हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 150 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हम उसे मान लेते हैं x। अब हमें क्या करना है दोस्तों, x के उस तरफ ले जाएंगे उसे, तो ये कितना हो जाएगा, 600 में से 150 जाएंगे तो ये हो जाएगा 450 मीटर। क्या है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर। अब दोस्तों अगर हमें इस तरीके से नहीं करना है, अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक बात ये ध्यान रखेगा, स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बाय समय। मतलब चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे हुआ समय। अब दोस्तों रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है, ये इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, वो बताए वो समझ में आए तो वो याद रखिए, वरना ये बता रहा हूँ तो इसे याद रखिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाकी ये दी हुई है, ये सेकंड में है और ये मीटर में, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 54 को हमने 5/18 से गुणा करा तो कितना आए थे दोस्तों, तो आए थे 15 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों एक बात ये याद रखिएगा कि जब कोई रेलगाड़ी है, जैसे दोस्तों एक रेलगाड़ी हो गई ये, और ये हो गया एक प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया दोस्तों, प्लेटफॉर्म। जब कोई रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोस्तों उसमें रेलगाड़ी की दूरी जो लंबाई होती है वो भी जुड़ती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है वो भी जुड़ती है। अगर दोस्तों कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार कर रही है तो उसमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही जुड़ेगी, क्योंकि खंबा की लंबाई नहीं होती है, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई ही जुड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या निकालना दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो चाल कितनी है दोस्तों इसकी, 54 इंटू 5/18। और कुल दूरी कितनी है, दूरी कितनी है दोस्तों, तो एक तो हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दी नहीं है तो इसको हम x मानेंगे और ये हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस x। अब क्या लिखना है दोस्तों, टी कितना है 40 सेकंड, तो ये 40 सेकंड में पार कर लेगी। इसको दोस्तों हमने सोल्व करा था तो कितना आ जाएंगे 15, ये से 3 बार कट जाएगा, 54 से 3×5 = 15। अब दोस्तों ये कितना हो रहा है, अगर मैं इसको 40 को भी फिर इधर ले जाऊं, एक बार एक स्टेप और हम लिख देंगे आगे, ये हो जाएगा दोस्तों x/40। ओके दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और एक 0 600 और ये हो जाएगा 150 प्लस x।
अब दोस्तों जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, 150 उधर जाएगा तो 150 माइनस होगा 600 में से, तो एक जगह 500 और एक हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा दोस्तों, 450। तो अब दोस्तों ये 450 क्या है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 450 क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ देखिएगा दोस्तों रेलगाड़ी ने करा क्या था, जैसे कोई प्लेटफॉर्म होता ही नहीं होता है, प्लेटफॉर्म के नीचे तो कभी ना कभी सभी जने खड़े रहे होंगे। ओके दोस्तों, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और इधर से आ रही है एक रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या आ रही, एक रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये है 150 मीटर जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, ये पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x माना था और दोस्तों इसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिए किलोमीटर प्रति घंटा पर हम मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों 40 सेकंड में क्या होता है, 40 सेकंड के अंतराल में ये रेलगाड़ी इससे इसको पार कर जाती है, यहाँ से गुजर कर इधर से गुजर जाती है, कितने 40 सेकंड में। तो हमें पूछा इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये हमने निकाला था जो ये 450 आ गए थे। ओके दोस्तों, 450 ये थे जो हमने निकाले। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में पूरा करने का वादा किया था। कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में पूरा करने का क्या करा था, उसको वादा करा था कि हम इसको 18 दिन में पूरा कर देंगे, किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टे पर चले गए थे। तो शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगाए। पहले कितना था 18, अब लगाए कितने 20 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए। तो आरंभ में व्यक्ति कितने थे हमें यही पता नहीं, आरंभ में व्यक्ति कितने हैं, तो हमें करना क्या है, निकालना है वो ये कि आरंभ में कितने व्यक्ति कुल कार्य कर रहे थे। ओके दोस्तों, कुछ कर्मचारी, तो ये कुछ जो है इसी की हमें संख्या निकालने की, ये कुछ कितने थे। तो इन्होंने क्या करा, 18 दिन में किसी काम को पूरा करने का वादा किया। तो दोस्तों मान लेते कुछ कर्मचारी थे, उनकी संख्या कितनी थी x। इन x ने क्या करा, किसी काम को 18 दिन में पूरा करने का वादा किया। तो दोस्तों व्यक्ति किसी काम को करे 18 दिन में, तो हमें कुल काम करना है तो निकालना है, तो इससे क्या कर देंगे हम, उसका कर देंगे गुणा। ओके दोस्तों, क्या कर देंगे, गुणा। अब दोस्तों ये एक समीकरण बन रहा है, कुल व्यक्ति कितने थे x, जो हमने ये x माना। ठीक है, x व्यक्ति थे। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए। क्या करें, तो x में से कितने कम हो गए, 6, x में से 6 कम हो गए, छुट्टी पर चले गए। तो शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगाए। कितना लगाया दोस्तों, इंटू 20। तो ये बोल रहा है आरंभ में व्यक्ति कितने थे, मतलब आरंभ में हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो दोस्तों इधर x इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x। 20 गुणा होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 20x माइनस 6 दूनी 12। ओके दोस्तों, ये 120 हो गए, जीरो लगा। गुणा में दोस्तों आप समझ जाया करो, ये उधर जाएगा दोस्तों, दोनों जगह हम प्लस माइनस को सही कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको या 120 को मैं उधर भेज दूँ या इसको उधर भेज दूँ तो कितना आ रहा है दोस्तों, 2x आ रहा है 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60। दोस्तों इतनी गणित तो आपको आ रही होगी, क्या हुआ 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। क्या पूछा दोस्तों, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में 60 व्यक्ति थे। ओके दोस्तों, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक बात बताऊं, जब कोई कहता है कि भाई किसी काम को इतने व्यक्ति इतने दिन में पूरा करते हैं, तो हमें कुल, जैसे ये मान लो ये x व्यक्ति है, हमने क्या माना था, कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में पूरा करने का वादा लिया, कितने 18 दिन में। तो इसको मैं लिख देता हूँ 18। तो दोस्तों इसके बराबर में क्या आएगा, तो इसके बराबर में कुल काम आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, कुल काम। पर इसने ये बोला कि 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए, शेष व्यक्तियों ने सिर्फ 20 दिन में करा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, एक समीकरण बन गया, और समीकरण की दोनों बराबर चीजें इक्वल लिखनी पड़ती है। तो हमने x में से जब 6 घटा दिए और इधर 2 दिन बढ़ा दिए, इससे तो क्या हो गया दोस्तों, एक समीकरण बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ।
तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, काफ़ी आसान है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती। अब दोस्तों इन्होंने पहले ही बता दिया हानि प्रतिशत क्या होती। ठीक है, तो हानि हो रही है। पहले कितनी बेची गई, 300 में बेची गई, कितने पर, 20% लाभ पर। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, 20% का। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के क्या करूँगा दोस्तों, ये लिख दिया इसका विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 120। दोस्तों जैसे लाभ होता है, किसी चीज़ की वैल्यू कितनी होती है, 100%। अपन खरीद के लाते हैं तो उसे कितना मानते हैं, 100%। अब हम उसको बेचते हैं, चाहे 150 में बेचे चाहे 200 में बेचे, तो उसके ऊपर हम लाभ निकालते हैं। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, ये 0 से 0 जाएगा। ठीक है, ये 6 35 और ये, ठीक है दोस्तों, ये जाएगा 50। तो ये जाएगा दोस्तों 25, 25 और 2 25 और 0 ये हो गया 250 रुपये। अब दोस्तों ये 250 रुपये क्या है, तो यह है इसका क्रय मूल्य। मतलब हमारी वस्तु कितने की है, 250 रुपये की। पहले हमने कितने में बेची थी इसको, 300 रुपये में हमने इसको पहले बेची थी। और 300 रुपये में बेचने पर हमें कितना लाभ हो रहा था, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा था, तो 20% का लाभ हो रहा था। विक्रय मूल्य दिया गया था, लाभ दिया गया था, तो हमने क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये। ओके दोस्तों, कितना है क्रय मूल्य, 250 रुपये। अब बोल रहे यदि वह 235 रुपये में बेचे तो हानि कितनी होगी। कितना दोस्तों, 235 में बेचना है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, ये निकाल दिया मैंने, 235 कितने वाले दोस्तों, 15। ओके दोस्तों, कितने की हानि हो रही, 15 रुपये की हमें हानि हो रही है। अब हम हानि का क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। अगर ऐसे पूछते कितने रुपए की हानि हो रही, तो हमारा आंसर क्या होता, 15 रुपये की हानि कुल हो रही है। पर हानि प्रतिशत पूछा है, तो 15 डिवाइड बाई 250। क्या लिखेंगे दोस्तों, 250। जिनकी मैथ्स कमज़ोर होती है, जिनको गणित में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनको दोस्तों ये पता नहीं लगता है नीचे क्या लिखो। नीचे 250 लिखे, 235 लिखे, ये देखिएगा दोस्तों। हमेशा लाभ या हानि की गणना जो करते हैं वो हम हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। किस पर करते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य के आधार पर। अगर सवाल में दिया गया है कि विक्रय मूल्य के आधार पर करिए, तो हम फिर विक्रय मूल्य लिखते हैं। यहाँ क्रय मूल्य कितना है हमारा, 250 रुपये। क्रय मूल्य मतलब हमारी लागत है, उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, सोल्व करते हैं, 0 से 0, ये हो गया 5 बार, ये हो गया 3 बार। ओके दोस्तों, ये हो गया 2। कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 6%। क्या आ रहा है दोस्तों, 6% की कुल हानि हुई। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6% की हमें कुल हानि हुई है। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आ जाने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, एक क्लब में क्या है, 5 सदस्य है, उसमें से एक सदस्य को हटा देते हैं, उसकी जगह नए को ले आते हैं। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि 5 सदस्यों की जो औसत आयु थी ना, वो उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। क्या थी दोस्तों, 3 वर्ष पहले। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना होगा। अब दोस्तों ये देखो, क्लब में सदस्य कितने हैं, तो क्लब में सदस्य कितने हैं, कुल 5 सदस्य। इनकी औसत आयु
उतनी रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। इनकी औसत आयु नहीं दी गई है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। माना पांचों सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व कितनी थी। पुराने के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो माना 3 वर्ष पहले लिख देता हूं दोस्तों, माना 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु हम कितना मान लें, 3 वर्ष पूर्व 100। ओके दोस्तों, कितना मारे 100। तो वर्तमान कितना हो जाएगी, तो तीनों पंजे 15। कितने हो जाएगी दोस्तों, तीनों पंजे 15, तो हो जाएगी 115। कि दोस्तों ये 3 वर्ष पूरे और ये वर्तमान है। क्या दोस्तों, ये होगी वर्तमान आयु। ये हमने 115 क्यों ऐड कर लिया, ये हमने, क्योंकि दोस्तों सदस्य कितने हैं, 5 सदस्य है। तो वर्तमान में हम आएंगे तो हमें पांचों की क्या करना पड़ेगा, आयु बढ़ानी पड़ेगी। पांचों की अगर एक एक वर्ष बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष तक गिने तो तीनों पंजे 15। कितने हो जाएगी दोस्तों, 15। तो 100 में हमने क्या ऐड कर दिया, 15। ओके दोस्तों, 100 में क्या ऐड कर दिया, 15। क्योंकि 3 वर्ष पूर्व दोस्तों कितनी आयु मानी थी हमने, 3 वर्ष पूर्व 100 साल थी पांचों सदस्यों की। तो वर्तमान 115 की, क्योंकि जैसे जैसे 3 साल बाद, क्योंकि अगर 3 वर्ष पूर्व जितनी आयु थी तो वर्तमान में पांचों की एक एक साल बढ़ी आयु, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी, 3 वर्ष। तो 5 की कितनी बढ़ जाएगी, 15 वर्ष। इसलिए हमने क्या कर दिया दोस्तों, 15 वर्ष कुल आयु लिख दी। अब दोस्तों ये कह रहा है हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना है। ओके दोस्तों, हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर क्या है। तो दोस्तों एक सदस्य को हटाए जाने पर आयु कितनी होगी थी, 100 वर्ष। और हटाए गए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 115 माइनस 100। 115 माइनस 100, तो कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर आ रहा है दोस्तों 15 वर्ष का। कितना आ रहा है दोस्तों, 15 वर्ष का। क्योंकि दोस्तों इस सवाल में हमने करा क्या था, 5 सदस्य थी, उनकी 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी मान ली थी हमने, 100 मान ली थी। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, तीनों पंजे 15। तो 15 वर्ष हम बढ़ा देंगे तो एक 3 वर्ष पूर्व जितनी 100 थी, वर्तमान में कितनी होगी, 15। नए सदस्य के आने पर 15 हो गई। तो दोस्तों कितना डिफरेंट आया, 15 का डिफरेंट आ रहा है। तो एक सदस्य को हटाकर नए सदस्य के आने पर कुल आयु भी 100 ही वर्ष ही। इसमें दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है कि पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। कितनी, 3 वर्ष पहले थी। तो हटाए गए और नहीं हटाए गए दोनों का कितना हो रहा है दोस्तों, 100 ही हो रहा है। कितनी हो रही है, कुल आयु 100 ही हो रही है। तो ये 15 बढ़ गए, इसलिए इन दोनों की आयु का ये क्या हो गया दोस्तों, एक तरह का अंतर हो गया। इसलिए हटाए गए नए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना हो गया, 15 वर्ष का। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 10 सदस्यों की टीम में 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 40 रुपये खर्च किया। मतलब 10 व्यक्तियों की टीम में उसमें से 9 व्यक्ति ने क्या करा, 40 रुपये अपने भोजन पर खर्च करे 9 ने। और एक व्यक्ति जो था ना, 9 ने तो कर दिए 40 रुपये, और एक 10वां व्यक्ति था, उसने 10 व्यक्ति के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना खर्चा हुआ। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कुल कितना खर्चा हुआ। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूँ कि सवाल क्या कह रहा है। एक टीम है 10 व्यक्तियों की। ओके दोस्तों, 10 व्यक्तियों की एक टीम है, उसमें से 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर कितना खर्च करा, प्रत्येक ने 40 रुपये खर्च करे। 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। ओके दोस्तों, तो इनका औसत भी कितना हो गया, 40 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है शेष इस एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च करे। अब ये 10 जितना खर्च कर रहे हैं उनके औसत से 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है 10वां व्यक्ति। ओके दोस्तों, तो हम इनका औसत कितना मान लेते हैं, एक्स इसका औसत माना औसत कितना मानते हैं, एक्स।
औसत कितना मान रहे हैं दोस्तों कि हम इसका औसत x मानेंगे। तो कुल खर्च कितना मानेंगे, अगर औसत x है तो कुल खर्च हो जाएगा, ये खर्च लिख लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, अगर हम कुल व्यय मान लेंगे 10x, 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x। ओके दोस्तों, अब ये 10x किसके बराबर होएगा, अब दोस्तों इसमें क्या होगा, एक समीकरण बन जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 40 इंटू 9। क्या दोस्तों 40 इंटू 9 क्यों करा मैंने, क्योंकि 9 व्यक्ति अपने खर्च पर कितने, 9 व्यक्ति कितना खर्च कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति मिलाकर 40, कितना 40 रुपये खर्च कर रहे हैं 9 व्यक्ति। अब 10वां व्यक्ति क्या कर रहा है, तो इसको मैं ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों ये इधर भी कुल औसत लिख दिया हमने और इधर भी कुल औसत आ जाएगा। ओके दोस्तों, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। ये कर रहा है कुल औसत से कुल व्यक्ति जितना खर्च कर रहे हैं 200, उससे 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो यहाँ मैंने x प्लस 9 कर दिए। ये दोस्तों अब क्या बन गया, एक तरह का समीकरण बन गया। अगर दोस्तों आपको ये समीकरण अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुल व्यक्ति कितने, तो 10 व्यक्ति है, ठीक है 10 व्यक्ति है, और वो 10 व्यक्ति कितना खर्च कर रहे हैं, तो माना हमने औसत x कि 10 व्यक्ति x खर्च कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10x। अब सवाल कह रहा है कि 9 व्यक्ति 40 रुपये खर्च कर रहे हैं प्रत्येक, तो हमने 40 इंटू 9 लिख दिया, पर 10वां व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कुल औसत का 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, कुल औसत से 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। इसमें दोस्तों हमने कुछ नहीं करा, वो करा जो सवाल कह रहे हैं, जिस सवाल तरीके की सवाल की लैंग्वेज है वही हमने यहाँ पे लिख दी। ये दोस्तों इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हो गया 10x इजिकल टू 40 इंटू 9 प्लस x प्लस 9। ओके दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, हमें करना है इसको सॉल्व। तो दोस्तों x को मैं उधर भेज सकता हूँ क्या, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये कितना आएगा 9 9 चौक 36 हो जाएगा। ओके दोस्तों 9 चौक 36, तो कितना हो गया 360, और ये हो जाएगा प्लस 9। ओके दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, 9x इजिकल टू हो जाएगा 369। तो दोस्तों x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो जाएगा दोस्तों 9 चौक 36, ये जाएगा 4 बार और 1 बार। अब दोस्तों ये क्या आ रहा है, x आ रहा, तो मतलब उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। तो ये क्या माना दोस्तों, हमने औसत माना था, x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, औसत मानी थी, क्या माना था दोस्तों, औसत। और व्यक्ति कितने हैं, 10 व्यक्ति है, तो सवाल क्या पूछ रहा है, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, सभी को मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ, औसत आया कितना 41, व्यक्ति कितने हैं 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 410, कुल 410 रुपये वो अपने भोजन पर खर्च कर रहे हैं। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल आपको समझ आया या नहीं आया, हमें कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने वही करा जो सवाल की लैंग्वेज थी कि 10 व्यक्तियों ने की टीम में, अब ये भूल जाए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, बस ये भूल जाओ। अब ये मान के चलो कि एक टीम में 10 व्यक्ति है जो अपने खर्च कितना करते हैं उनके भोजन पर, यह हमें निकालना है। तो इनका औसत भी नहीं दिया हुआ था, क्योंकि औसत 9 का ही दिया हुआ था, कितना दोस्तों 9 का ही दिया हुआ था, 10 को मिलाकर औसत नहीं दिया था। 10वां व्यक्ति का औसत ये था कि वो कुल औसत से 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो हमने कुल औसत को कितना मान लिया 10x मान लिया, व्यक्ति कितने 10, तो ये इससे गुणा हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर 9 व्यक्ति का औसत कितना है, 9 व्यक्ति की कुल खर्च राशि कितनी है 40 इंटू 9, 9 का औसत इंटू व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। उसके बाद ये 10वां व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है, कुल औसत से 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। ओके दोस्तों, ये 10 व्यक्तियों का औसत एक तरफ और ये 10 व्यक्तियों का औसत एक तरफ, दोनों बराबर। फिर हमने निकालनी थी x की वैल्यू, कुल औसत कितना है, और फिर कुल औसत आया तो व्यक्तियों की संख्या से हमने गुणा कर दिया, तो क्या आ गया कुल खर्चा आ गया। तो दोस्तों ये था इस तरह का सवाल। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ओके दोस्तों, वैध अवैध वैध मत वो होंगे जो फर्जी मत डाले गए या फर्जी वोट डाले गए, जिनको हम गिनेंगे नहीं। ओके दोस्तों, मत वही गिने जाएंगे जो लीगल होंगे। अब दोस्तों इस तरह के सवाल में यह है प्रतिशत वाले सवाल। इस तरह के सवाल में यह याद रखेगा दोस्तों, कुल वोट जितने भी पड़े उसकी संख्या हम हमेशा कितना मानते हैं, 100% किसी चीज़ को लेकर चलते हैं। अब दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि कुल 1,80,000, 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो, कुल मत कितने या कुल वोटर कितने हैं, 1,80,000, उसमें से 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो फिर मत डाले कितने, 1,80,000 का 90%, या 1,80,000 का 10% निकाल दो, फिर इसमें से हम घटा देंगे। 10% मत अवैध घोषित किए हो गए, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा नीचे, 0 से 0। तो दोस्तों कुल कितने वोट फर्जी थे, तो कुल फर्जी वोट थे 18,000, मतलब 1,80,000 में से फर्जी वोट निकले 1,18,000। अब दोस्तों कुल मत जो वैध माने गए वो कितने होंगे, 1,80,000 में से 18,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 162,000, 1,62,000 कुल मत डाले गए। अब दोस्तों ये क्या है, वैध मत है। ये 1,62,000 मत जो है ये क्या है दोस्तों, वैध मत। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ 162,000। ये क्या दोस्तों, कुल डाले गए मतों की संख्या। कुल मत तो थे 1,80,000 पर 10% में फर्जी वोटर थे, तो फर्जी को पकड़ लिया, उनके वोट को अवैध घोषित कर दिया, तो कुल मत कितने गिने जाएंगे, 1,62,000। अब दोस्तों ये 1,62,000 जो मत है ना, ये फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट दोनों को मिले, आपस में बटाइए। तो दोनों उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। दोस्तों एक बात ये याद रखेगा, एक तरीका क्या होता है, अगर मैं इस सवाल को लंबा कर लूँ, इसका 80% निकाल दूँ, फिर इसमें से 80% उसका घटा दूँ, बचेंगे जो 20% है वो दूसरे उम्मीदवार को मिले। अगर जाहिर सी बात है, अगर इसे 80% वोट मिले हुए हैं तो सीधी सी बात है इसको कितने मिलेंगे, 20% वोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, यदि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, कुल वैध मत कितने हैं, 1,62,000 जो हमने निकाला, तो फिर बचे कितने 20%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो कुल वैध मतों का 20%। अब इसको दोस्तों दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ जैसे मैं लिख दूँ 1,00,000 ये 62,000 इंटू 80% इसका, तो कितना आएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब दोस्तों ये गुणा हो जाएगा, तो 8,162 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 6 9 8 8 64 36। तो दोस्तों ये आ रहा 1296 0। कितना आ रहा दोस्तों, 1296 और 0 कितना आ रहा दोस्तों, 1,29,600 मत। पहले कैंडिडेट को कितने मिले, 1,29,600 मत, और दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 1,62,000 में से ये 1,96,000, 1,29,600 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 32,400। दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले दोस्तों, 32,400। कितने मिले दोस्तों, दूसरे कैंडिडेट को मिले 32,400। अब दोस्तों जैसे ये 32,400 जो वोट मिले, ये हम 1,62,000 का 20% निकाल देते तो भी कितना आता, तो भी 32,400 ही आता। ओके दोस्तों,
बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किसी परीक्षा में 35% छात्र किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए। 35% हिंदी में फेल हुए तो पास कितने हो गए दोस्तों, 65%। और 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तो पास कितने होगा दोस्तों, 55%। और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर किसी चीज में 35% छात्र फेल हो रहे तो पास कितने होंगे, 65%। इसको दोस्तों हम इस तरीके से करेंगे। यह आ जाएगा दोस्तों हिंदी, यहाँ लिखेंगे हम हिंदी, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, और सेंटर में लिख देंगे। 1 मिनट दोस्तों, बड़ा सर्कल बना देता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम हिंदी, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहले ये देखो कि दोनों विषयों में फेल कितने हो गए, दोनों विषयों में फेल कितने हो गए। तो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं 20%। दोनों विषय में फेल कितने हो रहे हैं, 20%। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, 35% छात्र हिंदी में फेल हुए तो 20 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले छात्र कितना आ जाएंगे दोस्तों, 35 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा 25, 15। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15%। अब आ रहा है अंग्रेजी में 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए तो कुल कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 20 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 25%। अब दोस्तों इनको जोड़ दो, कितने हो रहे दोस्तों, ये 40 और 20 60। कितने हो रहे दोस्तों, ये हो जाएंगे 15 और 25 40 और 20 कितने हो जाएंगे, 60। ये दोस्तों अब ये क्या हुए, ये कुल फेल व्यक्ति है। क्या है दोस्तों, ये कुल फेल व्यक्ति है। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया या मैंने 20 की लिखा 25 की लिखा तो एक बात याद रखेगा कि हिंदी में कितने फेल हुए, 35% छात्र, और इंग्लिश में कितने फेल हुए, 45% छात्र। तो मैंने यहाँ 15 और 25 की लिखा क्योंकि दोस्तों सिर्फ हिंदी की बात करूँ तो उसमें 15% फेल हुए होंगे, और सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें फेल हुए होंगे 25%। क्योंकि 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जो हिंदी में भी फेल हुए और इंग्लिश में भी फेल हुए, दोनों में फेल हुए। तो सिर्फ हिंदी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 15, और 45 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएंगे 25। अब दोस्तों ये कुल फेल व्यक्ति है, कुल फेल कितने हो गए, 60%। कुल फेल कितने हो गए, 60%। तो बचे कितने, 40%। तो वो 40% जो व्यक्ति है वो क्या हुआ, पास। क्या हुआ दोस्तों, वो हो गए पास। 40% जो व्यक्ति बचे वो क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते दोस्तों। अगला क्या कह रहे हैं, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर संख्या भी दी गई है कि गणित और जीव विज्ञान में से कम एक विषय लिया हो, और 40 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों ही विषय लिया। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, जीव विज्ञान लिया 72% ने और 44% ने गणित लिया है। एक बार दोस्तों इसको क्लियर कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें ये मानना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की संख्या 100 है। माना विद्यार्थी कितने हैं, माना विद्यार्थी हो जाएंगे 100। विद्यार्थी कितने दोस्तों, 100 है। अब जीव विज्ञान कितनों ने लिया, तो जीव विज्ञान लिया 72 ने, 72%। तो 100 का वही संख्या आ जाएगी, कितना आ गया, 72 लिया जीव विज्ञान। और गणित कितनी ली, मैथ्स लिख देता हूँ दोस्तों, गणित कितनों ने ली, तो ये ली 44
ने। अब दोस्तों तो दोनों विषय लेने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 72 प्लस 44 और माइनस 100, ये 100 में से मैं घटा दूंगा तो कितना आ रहा है दोस्तों, 100 में से ये जाएंगे दोनों आ जाएंगे 126 116, तो आ जाएंगे दोस्तों 16। ये 16 क्या है दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दोनों विषय लिए। दोनों विषय बोले तो जीव विज्ञान और गणित। क्या लिए दोस्तों, जीव विज्ञान और गणित। एक बार दोस्तों इसको फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों विषय कितनों ने लिए, 16% या 16 ने। जब 16 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं तब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ओके दोस्तों, जब 16 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, कब लेते हैं, जब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 है, तो ये 16 लेते हैं। इसलिए 40 विद्यार्थियों दोनों विषय लेते हैं तथा विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। इस 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से और ये लिख देता हूँ 40, क्योंकि दोस्तों ये क्या दिया, ये जो 16% जो आए थे, एक बार मैं फिर से देख देता हूँ दोस्तों, ये जो 16 आए थे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इस 40 के बराबर। क्या दे रखा दोस्तों, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। हमने क्या निकाला था, ये 16 क्या था, तो 16% उन व्यक्तियों का प्रतिशत था जिन्होंने दोनों विषय लिए थे। क्या करे थे दोस्तों, दोनों विषय लिए थे, इसलिए हमने इस दोनों को बराबर लिख दिया। इसका 100% निकालूंगा तो क्या होगा दोस्तों, 40 के नीचे जाएगा 16 और प्रतिशत हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 100। अब दोस्तों हमें करना है इसको 100, 4 को बड़ा से 4 25, तो दोस्तों ये आ रहे हैं 250। 250 है कौन है, तो ये कुल विद्यार्थियों की कक्षा में संख्या है। 250 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन। ये 250 क्या है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या है कक्षा में, जिनमें से 72% ने तो जीव विज्ञान लिए, 250 में से 44% ने गणित लिए। ओके दोस्तों, बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी है। अब दोस्तों शुरुआत में क्या किया गया, यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दे, अब हमें संख्या ही तो पता नहीं है, तो हमें संख्या तो निकालनी है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या को हम x मान लेते हैं। ये माना हमने संख्या x, ठीक है दोस्तों। यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दे तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें जोड़ देते आधा, क्योंकि संख्या को तो हमने x मान लिया, अब इसमें जोड़ दिया आधा। और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए, ये हो गया दोस्तों इसका योगफल। योगफल को मैं गुणा कर देता हूँ 3 से, तो उत्तर कितना प्राप्त होएगा दोस्तों, 21। संख्या बताए जो हमने x माना, तो वही x की वैल्यू कितनी होएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2x + 1/2 × 3 = 21। 2x + 1 = अब दोस्तों ये 3 है, ये जाएगा इसके अपॉन में 21 × 2, ये 2 इस ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 × 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2x + 1 कितना आ रहा है 14। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 2x + 1 = आ रहा है 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी, एक इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो 13 / 2। अब जो दोस्तों इसको हम कितना लिख देते हैं, 6.5 लिख दे सकते हैं कि 13 को, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 13 / 2 को 6.5 लिख दिया, तो ये हो गया दोस्तों ए, हमारे क्वेश्चन का आंसर।
6.5। दोस्तों इस सवाल में हमने कुछ नहीं करा, जो सवाल की लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग काम करते गए, बस संख्या जो थी उसको हमने x मान लिया। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल कह रहा है किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वो संख्या क्या है? जिस संख्या से गुणा करना था वो संख्या क्या है? तो दोस्तों करना क्या था? 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। भाई साहब ने कर क्या दिया? 30 से गुणा, मतलब 20 कम ले ली। तो माना दोस्तों हम संख्या क्या मानते हैं, तो फिर जो सही उत्तर था जो 400 कम आया। तो दोस्तों संख्या को हम x माने, हमें करना क्या था? संख्या को 50 से गुणा करना था। उस भाई ने क्या कर दिया? 30x से कर दिया गुणा। अंतर कितना आ गया? 400 का। अब दोस्तों ये समीकरण बना या नहीं बना? यह आ जाएगा 20x = 400। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ रही? x की वैल्यू 20 आ रही या नहीं आ रही? इजी क्वेश्चन ही है दोस्तों। हमने क्या करा? बस जो सवाल ने कहा वो कर दिया। अब दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर इसको इस तरीके से भी नहीं करें तो क्या कह रहा है? संख्या का 20 गुना, मतलब 50 से गुणा करना था और इसने भाई ने कर दिया 30 से गुणा। अंतर कितना है? 20 का। तो इस 20 को 400 के बराबर लिख सकते हैं हम क्या? तो दोस्तों एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 डिवाइड बाई 20। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा 20। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।